नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एमर्स इंग्लिश पर। तो हम इसके पहले वाली वीडियोस में मालगुडी डेज की जो दो पोइम हैं, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और एक द मिसिंग मेल, ये दोनों हम देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो आज हम मालगुडी डेज की जो थर्ड शॉर्ट स्टोरी है उसको चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द डॉक्टर्स वर्ड, यानी कि डॉक्टर के शब्द। इस शॉर्ट स्टोरी में बताया बताया गया है कि एक डॉक्टर कैसे एक मरीज के अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो ट्रीटमेंट से जी नहीं सकता वो एक आत्मविश्वास के जरिए ठीक हो सकता है। तो बिना देरी किए हुए इस शॉर्ट स्टोरी को चालू करते हैं। तो इसमें डॉक्टर का नाम है रमन। तो डॉक्टर रमन के पास मरीज बीमारी के आखिरी दिनों में ही आते थे। आखिरी दिनों में ही आते थे। वे अक्सर चिल्लाते, मतलब डॉक्टर अक्सर कहते, तुम एक दिन पहले क्यों नहीं आ सकते। इसका कारण भी साफ था, डॉक्टर की बड़ी फीस। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई ये नहीं मानना चाहता कि आखिरी समय आ गया है और डॉक्टर रमन के पास जाना चाहिए। यानी कि डॉक्टर रमन के पास लोग तभी जाते थे जब उन्हें बिल्कुल लगने लग जाता था कि अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, अब कोई रास्ता नहीं है। और डॉक्टर की फीस रहती थी, इसलिए लोग पहले सोचते कि घर पे ही ठीक हो जाएं, तो इस वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते। और आखिरी समय और डॉक्टर रमन जैसे एक दूसरे से मिलजुल गए थे, इस कारण वे उनसे डरने भी लग गए थे। इस तरह जब यह महापुरुष मरीज के सामने प्रकट होते, तब इस पार या उस पार निर्णय तुरंत करना होता। अब अगर कोई आदमी डॉक्टर के पास आखिरी समय पर ही जाएगा तो फिर निर्णय तो लेना ही होगा कि आर या पार। अब कोई चालबाजी काम नहीं आती थी। बहुत समय से डॉक्टरी करने के कारण उनमें एक तुरस स्पष्टवादिता भी आ गई थी, यानी कि बिल्कुल वो स्पष्ट बोलते थे। इस कारण उनकी राय की कद्र भी की जाती थी। अब वे राय देने वाले डॉक्टर मात्र न रहकर फैसला सुनाने वाले जज बन गए थे। मतलब इसका मतलब कहना यह है कि जो डॉक्टर थे, डॉक्टर रमन, वो मरीज को बिल्कुल स्पष्ट बात कहते थे। उनको भाई बिल्कुल ऐसा नहीं करते थे कि हाँ कि तू ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करते थे। अगर वो ठीक होगा तो उससे कह देते हाँ तू ठीक हो जाएगा, और अगर उनको लगता कि इसके अब बचने के चांस नहीं है तो उससे क्लियर मना भी कर देते थे। उनके शब्दों पर मरीज की जिंदगी निर्भर रहने लगी थी। लेकिन डॉक्टर साहब इस सब से परेशान नहीं होते थे। वे नहीं मानते थे कि मीठे शब्द बोलकर जिंदगी बचाई जा सकती है। वे नहीं सोचते थे कि झूठ बोलकर दिलासा देना उनका कर्तव्य है, जबकि प्रकृति कुछ ही घंटों में फैसला सुना देगी। लेकिन जब भी उन्हें उम्मीद की कोई जरा सी किरण नजर आती तो वे कमर कसकर मैदान में उतर पड़ते, और चाहे जितने घंटे या दिन भी लग जाएं, वे सब कुछ भूलकर मरीज को यमराज के पंजे से छुड़ा लाने का प्रयत्न में लग जाते। आज एक मरीज के सिराने खड़े उन्हें खुद को दिलासा देने वाले ऐसे लोगों की जरूरत महसूस हो रही थी जो झूठ बोलकर भी उन्हें ढांढस बंधा सके। यानी कि आज उन्हें खुद ऐसे आदमी की जरूरत हो रही थी जो उनको दिलासा दिला सके। रुमाल निकालकर उन्होंने माथे से पसीना पोंछा और मरीज के पास चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। बिस्तर पर उनका जिगरी दोस्त गोपाल निढाल पड़ा था। यानी कि बिस्तर पर उनका जो जिगरी दोस्त था गोपाल, वो पड़ा था। उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी थी, जो किंडरगार्टन स्कूल से शुरू हुई थी। यानी कि बचपन से ही जब से साथ पढ़े थे तब से ही उनकी दोस्ती थी। अब परिवार और काम धंधे की बातों को लेकर उनका मिलना जुलना काफी कम हो गया था, पर प्यार में कमी नहीं आई थी। इतवार के दिन शाम को अक्सर गोपाल उनके पास पहुंच जाता, यानी कि शनिवार के दिन, और अस्पताल के एक कोने में चुपचाप बैठा प्रतीक्षा करता रहता कि डॉक्टर साहब कब खाली होते हैं। फिर दोनों साथ खाना खाते, फिल्म भी देखते और देश दुनिया की जमकर बातें करते। यह उनकी स्थायी मित्रता थी और इसमें वक्त और हालात का कोई असर नहीं पड़ा था। अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि गोपाल पिछले 3 महीने से उनसे मिलने नहीं आया है। एक दिन सुबह जब उन्होंने मरीज से भरे अस्पताल की एक बेंच पर गोपाल के बेटे को इंतजार करते देखा, तब उन्हें यह याद आया। फिर भी वे घंटे भर तक उससे बात करने का वक्त नहीं निकाल सके। इसके बाद जब वे ऑपरेशन रूम के लिए उठे तो उनके पास जाकर बोले, यानी कि उनके बेटे के पास जाकर बोले, क्यों आए हो बेटे। तो लड़का धीरे से बोलता है, माँ ने भेजा है। फिर डॉक्टर पूछता है कि बात क्या है। फिर लड़का कहता है कि पापा बीमार हैं। अब आज क्या है कि आज डॉक्टर को ऑपरेशन करने का दिन था और 3 बजे तक वे फुर्सत नहीं पा सके।
और इसके बाद वे तुरंत लोली एक्सटेंशन में स्थित मित्र के घर चल पड़े। उनके जो मित्र था गोपाल, उसका घर था लोली एक्सटेंशन में। फिर घर जाकर देखते हैं कि गोपाल बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। डॉक्टर साहब उसकी सिरहाने जाकड़े हुए और पत्नी से पूछा, यह कब से बीमार है? पत्नी बोलती है कि 1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर पूछता है कि किसका इलाज चल रहा है? पत्नी कहती है कि एक पड़ोसी डॉक्टर का, हर तीसरे दिन आते हैं और दवा देते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि नाम क्या है उसका? फिर पत्नी डॉक्टर का नाम बता देती है। डॉक्टर ने ये नाम कभी भी नहीं सुना था। बोले, इसे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो कुछ बताना था ना। तुमने खुद खबर क्यों नहीं की? फिर पत्नी बोली, हमने सोचा आप व्यस्त होंगे और व्यर्थ में आपको परेशान करना होगा। वह काफी परेशान नजर आ रही थी। डॉक्टर समझ गया अब गंवाने लायक वक्त नहीं बचा है। उन्होंने कोट उतारा और बक्सा खोला, इंजेक्शन ट्यूब निकाली, सुई खोलते पानी में रख दी। पत्नी उन्हें यह सब करते देखकर और भी परेशान होने लगी और सवाल पूछने लगी। फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब सवाल मत पूछो। उसने बच्चों पर नजर डाली जो खोलते पानी में सुई को उछलते देख रहे थे। वे बोले, बड़े लड़के को यहीं रहने दो, बाकी सबको किसी और के कमरे में भेज दो। मरीज की बाह में इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर कुर्सी पर बैठ गए और घंटे भर उसे देखते रहे। मरीज शांत पड़ा रहा। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना निकल आया और थकान से आंखें मूंदने लगी। मरीज की पत्नी कोने में खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। फिर धीरे से बोली, आपके लिए कॉफी बनाऊं? डॉक्टर ने मना कर दिया। हालांकि डॉक्टर भूख से बेहाल हो उठे थे। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद वे उठे और बोले, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। फिर इन्हें बिल्कुल मत छेड़ना, ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। फिर उन्होंने थैला उठाया और बाहर खड़ी कार में जा बैठे। 15 मिनट के बाद वो वापस आ गए। साथ में एक नर्स और सहायक भी थे। पत्नी से बोले, मैं एक ऑपरेशन करूंगा। पत्नी ने घबरा कर पूछा, क्यों, क्या हुआ है? फिर डॉक्टर कहते हैं कि बाद में बताऊंगा, अभी तुम लड़के को यहाँ छोड़ दो और पड़ोसी के घर चली जाओ, और जब तक मैं बुलाऊं नहीं वापस मत आना। पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिरने को लगी। तभी नर्स ने उसे संभाला और बाहर जाने में मदद की। रात के करीब 8 बजे मरीज को होश आया, यानी कि उसकी आंखें खुली और बिस्तर पर धीरे से हिला। सहायक बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब ये जरूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भावहीन आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके दिल का क्या होगा? फिर सहायक पूछता है कि नाड़ी में तो सुधार हुआ है ना? फिर डॉक्टर कहता है कि ठीक है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में शुरू में हल्का सुधार दिखाई देता है, लेकिन वह टिकता नहीं है, वह झूठा साबित होता है। फिर सोच थोड़ी देर सोचते रहकर बोले, अगर नाड़ी सवेरे 8 बजे तक चलती रहती है तो यह अगले 40 साल तक चलती रहेगी, लेकिन मुझे शक है कि रात को 2 बजे के बाद भी यह इसी तरह चलती रहेगी। इसके बाद उन्होंने सहायक को वापस भेज दिया और मरीज के पास बैठ गए। 11 बजे के करीब मरीज ने फिर आंखें खोली और डॉक्टर की ओर देखकर मुस्कुराया। उसमें हल्का सुधार हुआ था। उसने कुछ खाना भी खाया। घर भर में चैन और खुशी की लहर दौड़ गई। सब डॉक्टर के पास आ खड़े हुए और कृतज्ञता प्रकट करने लगे, लेकिन वे चुपचाप बैठे मरीज की ओर देखते रहे। लगता था कि वे किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। पत्नी पूछने लगी, अब ये खतरे से बाहर हैं? फिर डॉक्टर ने बिना सिर घुमाए उन्होंने कहा, इन्हें हर 40 मिनट बाद ग्लूकोज और ब्रोंडी देती रही। 2 चम्मच काफ़ी होगी, यानी कि इन्हें हर 40 मिनट के बाद ग्लूकोज और एक आती है ब्रोंडी, तो ब्रोंडी देते रहना। फिर पत्नी रसोईघर में चली गई। वह बेचैन हो रही थी। वह चाहती थी कि जो भी सच्चाई हो, अच्छी हो या बुरी हो, उसे पता चल जाए। डॉक्टर साहब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे? दुविधा उसके लिए असहनीय होती जा रही थी। शायद वो मतलब मनी मन सोचती है कि डॉक्टर साहब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे। शायद वे मरीज के सामने कुछ नहीं कहना चाहते हो। इसलिए रसोई के दरवाजे से उसने उन्हें इशारा करके बुलाया, यानी कि पत्नी ने डॉक्टर को बुलाया। फिर पत्नी ने कहा, वे चले गए तो उससे पूछा, अब ये कैसे हैं, बच तो जाएंगे ना? डॉक्टर ने होठ काटे और जमीन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अपने पर काबू रखो, इस वक्त कोई सवाल मत करो। भय से पत्नी की आंखें फैल गई। उसने उनके हाथ कसकर पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे सच बता दीजिए। फिर डॉक्टर कहता है कि इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। यह कहकर वे कुर्सी पर जाकर फिर बैठ गए। पत्नी ने चीख कर रोना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर मरीज ने चौंक कर आंखें खोली और देखने लगा कि क्या बात है। डॉक्टर साहब फिर उठे, रसोई की ओर गए, दरवाजा बाहर से बंद कर कुंडी चढ़ा दी, जिससे आवाज बाहर निकलने से रुक गई।
वे फिर कुर्सी पर आकर बैठे तो मरीज ने धीरे से पूछा, क्या आवाज़ थी? कौन कोई रो रहा था? डॉक्टर ने कहा, तुम अपने पर जोर मत डालो, बात मत करो, सोने की कोशिश करो। मरीज ने फिर पूछा, क्या मैं जा रहा हूँ? मुझसे मत छिपाओ, यानी कि क्या मैं मर रहा हूँ? मुझसे मत छिपाओ। डॉक्टर ने एक स्पष्ट सी कुछ ध्वनि की और कुर्सी पर बैठे रहे। उनके जीवन में डॉक्टर के जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी कि उन्हें लीपापोती उनके स्वभाव में ही नहीं थी। इस कारण लोग उनके शब्दों को बहुत महत्व देते थे, यानी कि वो कभी भी मरीजों से झूठ नहीं बोलते थे, जो बात रहती थी क्लियर बता देते थे, लीपापोती नहीं करते थे। उन्होंने मरीज की तरफ एक नज़र डाली। उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया और धीरे से कहने लगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना और जीऊँगा। मुझे वसीयत पर दस्तखत करना है। वह तैयार रखिए। पत्नी से कहो उसे उठा लाए। तुम गवाह के दस्तखत कर देना। ऐसा मरीज कहता है डॉक्टर से। फिर डॉक्टर बोला, इस वक्त अपने पर दबाव मत डालो, शांत रहने की कोशिश करो। लेकिन यह कहते हुए वे स्वयं को मूर्ख महसूस कर रहे थे। सोचने लगे, कितना अच्छा हो मैं इन सब से बचकर किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझसे कोई सवाल न पूछे। ये डॉक्टर खुद ही मन मन सोचते हैं। फिर मरीज ने अपने कमजोर हाथों से डॉक्टर की कलाई फिर से पकड़ ली और जोर देकर कहने लगा, राम, यह मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त तुम यहाँ मेरे पास हो। डॉक्टर से कहता है वो, मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास कर सकता हूँ। मैं जायदाद का मामला सुलझा कर जाना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे बाद पत्नी और बच्चों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें सुब्बिया और उसके लोगों की जानकारी है? वक्त रहते मुझे दस्तखत कर लेने दो। बताओ। मतलब ये इसमें नाम लेता है सुब्बिया और उसके लोग, यानी सुब्बिया और उसकी गैंग। ये कोई गैंग होगी जो शायद किसी की ज़मीनें हड़पने का काम करती होगी। तो ये बताता है कि तुम्हें सुब्बिया और उसके लोगों की जानकारी है, वक्त रहते मुझे दस्तखत कर लेने दो। डॉक्टर ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन जरा ठहरो। फिर वे उठे और बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। सोचने लगे, घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी है, वसीयत पर दस्तखत होने हैं तो 2 घंटे में हो जाने चाहिए, नहीं तो। फिर वे संपत्ति के बारे में जिम्मेदार नहीं होना चाहते थे। घर की समस्याओं का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था और सुब्बिया तथा उसके लोगों की भी उन्हें सही जानकारी थी। लेकिन इस वक्त वे क्या कर सकते थे? अगर वे वसीयत पर दस्तखत करने की सुविधा उसे दे देते तो यह उसकी मौत का परवाना भी हो सकता था, क्योंकि इसके कारण जीवित रहने की उनकी कोशिश एकदम खत्म हो जाती। यानी कि अगर वो उसे दस्तखत कर लेने देते मरीज को, तो फिर उसके जो जीवन जीने का लक्ष्य है वो बिल्कुल छोड़ देता कि हाँ अब दस्तखत हो चुके हैं तो अगर मैं मर जाऊं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वे गाड़ी से निकले और घर की ओर चल पड़े। फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मरीज बराबर उनको देखे जा रहा था। डॉक्टर ने खुद से कहा, अगर मेरे शब्द इसे बचा सकते हैं तो इसे मरना नहीं चाहिए। वसीयत की फिर क्यों जरूरत है? वे बोले, सुनो गोपाल, यह पहली दफ़ा वे अपने मरीजों के सामने नाटक करने जा रहे थे। मतलब वो बोलते हैं कि सुनो गोपाल, और ये पहली बार था कि वो अपने मरीजों के सामने नाटक करने जा रहे थे, झूठ बोलकर जीवन जीने की उनकी इच्छा जगाने। मरीज के ऊपर झुककर वे जरा ज़्यादा जोर देकर बोले, तुम वसीयत की फिक्र मत करो, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। ये सुनते ही मरीज के चेहरे पर चमक आ गई। संतोष की सांस भरकर उसने कहा, तुम कह रहे हो यह? तुम्हारे मुंह से निकली बात जरूर सच होगी। डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं कह रहा हूँ। तुम हर क्षण ठीक हो रहे हो। अब सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ। मन से सब परेशानियां निकाल दो। मैं सवेरे तुमसे मिलूंगा। मरीज ने कृतज्ञ भाव से डॉक्टर की ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और धीरे से दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। घर जाते हुए रास्ते में वह अस्पताल में रुके, सहायक को बुलाया और बोले, तुम लोली एक्सटेंशन वाले मरीज के पास चले जाओ। दवा की एक ट्यूब साथ ले जाना। अब किसी भी क्षण वह जा सकता है, यानी कि कभी भी मर सकता है। कष्ट ज़्यादा हो तो यह ट्यूब दे देना। जल्दी करो, जाओ। ये ऐसा सहायक से कहते हैं। दूसरे दिन 10 बजे वह फिर वहाँ पहुँच गए, यानी अपने दोस्त मरीज के वहाँ पहुँच गए। कार से निकलते ही मरीज की कमरे की और तेजी से गए। मरीज जाग रहा था और ठीक दिख रहा था। सहायक ने बताया कि नब्ज सही चल रही है। उसने स्टेथोस्कोप मरीज के दिल पर रखा, कुछ देर सुना और पत्नी से बोला, देवी अब खुश हो जाओ, तुम्हारा पति 90 साल तक जिंदा रहेगा। अस्पताल लौटते हुए सहायक ने डॉक्टर से पूछा, सर क्या वे जीवित रहेंगे? अब मैं शर्त फिर डॉक्टर कहता है, अब मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि गोपाल 90 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे लिए यह हमेशा एक पहेली बनी रहेगी कि वह यह हमला कैसे झेल गया। और यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। यानी कि डॉक्टर ने कहा कि तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। तो वो डॉक्टर की बात पर विश्वास कर लेता है और उसके अंदर भी एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है।
और वह उसी आत्मविश्वास के बलबूते पर वो हर बीमारियों को मार देता है और जिंदा रह जाता है। तो ये थी मालगुडी डेज की तीसरी शॉर्ट स्टोरी, जो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी है वो भी आपको कल मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।